Good evening, good evening, good evening, good afternoon. नहीं, क्लास अभी स्टार्ट नहीं किया है हमने, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। विदेश देखो, निर्यात को बढ़ावा देने के अन्य घरेलू उपाय, निर्यात को बढ़ावा देने के अन्य घरेलू उपाय, अदर डोमेस्टिक मेजर टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अन्य अन्य घरेलू उपाय, और उसमें लिख दीजिए फर्स्ट। उसमें फर्स्ट लिख दीजिए। फर्स्ट लिख दीजिए। फर्स्ट, निर्यात को बढ़ावा देने के घरेलू उपाय में निर्यात को बढ़ावा देने के घरेलू उपाय, और उसमें एक दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व व्यापार मेला एवं अन्य आयोजनों के लिए विश्व स्तरीय ढांचे का दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व व्यापार मेला एवं अन्य आयोजनों के लिए विश्व स्तरीय ढांचे का
विश्व स्तरीय ढांचे का आईटीपीओ द्वारा निर्माण, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, आईटीपीओ द्वारा निर्माण, और उसमें लिख दीजिए इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो इसी में लिखवाया हमने, यही वाला लिखना है, निर्यात बढ़ावा देने के लिए, वही उसी के अंदर लिख रहे हैं, विदेश व्यापार को बढ़ावा देने संबंधित अन्य उपाय। ठीक है, तो उसी के आगे लिखिए, उसी के आगे लिख दीजिए, या ये वाला हेडिंग दिख के नया लिख सकते हैं, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए या विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, आप जो मर्जी सो लिख दीजिए। पर कल लिखवाया था वो भी सही है, उसके अंदर ही ये लिखना शुरू करिए, और या अभी लिखना हो तो अभी वाला ये लिख करके उसके अंदर लिखना शुरू करिए। पहला उपाय क्या है, ये किसी ने हमसे ईपीजेड पूछा था तो उसके बारे में हमने बता दिया था। ये ठीक है, लेकिन आपका पॉइंट ये है, दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व व्यापार मेला एवं अन्य आयोजनों के लिए विश्व स्तरीय ढांचे का निर्माण किया जाना। अब इसमें क्या होता है, ये दिल्ली में प्रगति मैदान में जब वर्ल्ड ट्रेड फेयर लगता है, ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड फेयर में बहुत सारे देशों के जो लोग हैं, वो जो व्यापारी हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो आकर के अपना यहां पवेलियन बनाते हैं और उसमें फिर वो निर्यात के लिए अपने जो गुड्स हैं उसको प्रमोट करते हैं। भारत में, भाई भारत में जो खरीदना चाहे, हमारा ये प्रमोशन, हमारा ये प्रोडक्ट है, आप इसको खरीदिए। ठीक है, तो इसको खरीदने के लिए फिर वो अपना यहाँ पे एक तरह से प्रदर्शनी कहा जाए लगाते हैं। प्लस भारत के लोग भी बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे अपने प्रोडक्ट लेकर के वहां पे आते हैं, और वहां पे तो ये एक आईटी ये है विश्व व्यापार मेला जो प्रगति मैदान में लगता है, तो वो एक अपने विदेशी जो प्रोमोटर्स होते हैं उनको भारत में, और भारतीय लोगों को भी भारत में अपने प्रोडक्ट को पब्लिक के सामने या वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, अब यहां पे इसका आयोजन आईटीपीओ द्वारा किया जाता है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये अभी क्या किया गया कि अभी आप दिल्ली कभी आएंगे, चाहे दिल्ली में कभी देखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि सारा का सारा कंप्लीट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रगति मैदान था, उस सबको डिस्ट्रॉय, सबको खत्म कर दिया गया और सबको मैंने तोड़ दिया गया, और तोड़ करके नया वर्ल्ड क्लास ये एक तरह से आईटीपीओ बन रहा है, आईटीपीओ के द्वारा जो व्यापार प्रदर्शनी के लिए। ठीक है, यही बस इतना ही किया है, फर्स्ट ही लिखा है। ठीक है, घरेलू उपाय में पहला उपाय हम यहाँ पे आपने लिखा है, लेट से आप आए हैं तो इसको नोट कर लीजिए। पहला तो फर्स्ट उपाय ये वाला है, ठीक है, का ढांचे का आईटीपीओ द्वारा निर्माण, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। अब दूसरा लिख दीजिए सेकंड उपाय क्या है, सेकंड उपाय, और उसमें लिख दीजिए सेकंड लिख दीजिए फोकस मार्केट, ठीक है, फोकस मार्केट, फोकस प्रोडक्ट, फोकस मार्केट मतलब क्या हुआ, बाजार केंद्रण, उत्पाद फोकस ही सबसे अच्छा वर्ड है, फोकस इसका मतलब ये हुआ कि अभी मान लीजिए जैसे भारत से व्यापार को बढ़ाना है, तो उसका एक तरीका ये हुआ कि मान लो हम 5 देशों के साथ व्यापार करते हैं, 5 उत्पादों को भेजते हैं, ठीक है, तो ये 5 देशों और 5 उत्पाद की तो अपनी एक लिमिटेशन है ना, कि एक सीमा से ज्यादा तो यहां से ये व्यापार का साइज नहीं बढ़ सकता। जो 5 पार्टनर हैं, अगर इसको बढ़ाना है तो 2 उपाय करने पड़ेंगे। एक उपाय, ये जो 5 पार्टनर हैं उसके साथ और नए पार्टनर ढूंढ लेते हैं,
ठीक है, और 5 जो उत्पाद है उसके साथ और नए उत्पाद ढूंढ लेते हैं। तो नए उत्पाद और नए भागीदार अगर हमारे साथ होंगे तो निश्चित रूप से व्यापार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, व्यापार अधिक से अधिक हो सकता है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए इसमें एक योजना शुरू की गई थी विदेश व्यापार नीति में, कौन सा, फोकस मार्केट और फोकस प्रोडक्ट, अर्थात ठीक है इसमें क्या था, नए बाजारों की खोज, बाजारों की खोज, और इसमें था नए उत्पाद जिनमें निर्यात क्षमता, इसका यह मतलब था, निर्यात क्षमता। जिनमें निर्यात क्षमता, फोकस मार्केट, फोकस प्रोडक्ट, और उसी में एक लाइन लिख दीजिए, 2015-2020 विदेश व्यापार नीति के तहत विदेश व्यापार नीति के तहत रुचि मतलब तो बता दिया था, मतलब तो तभी तो मतलब बताया, 5 पार्टनर थे, 5 प्रोडक्ट था, ये सब तो मतलब ही तो था। आप सुनिएगा नहीं, बाद में फिर पूछिएगा, तो हम बता रहे हो तो उस समय ध्यान से सुनिए। ऐसा तो कोई वर्ड नहीं होता है जिसको मैं समझाता नहीं हूं। अब मतलब गायब हो गया अब। ठीक है, अब आगे लिखिए, फोकस प्रोडक्ट, फोकस मार्केट, फोकस प्रोडक्ट, ये जो स्कीम है, तो इसमें 2015-2020 के विदेश व्यापार नीति के तहत, ठीक है, विदेश व्यापार से संबंधित, अच्छा लिख दीजिए, निर्यात से संबंधित सभी योजनाओं का जिसमें ये दोनों योजनाएं भी थी, सभी योजनाओं का निर्यात से, विदेश व्यापार नीति 2015-2020 विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात से संबंधित सभी योजनाओं का विलय कर, अच्छा तो रिकॉर्डिंग, मेरे क्लास का तो रिकॉर्डिंग होगा ना, उस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा बाद में, का विलय कर 2 नई योजनाओं की शुरुआत की गई। योजनाओं की शुरुआत निर्यात के लिए, कौन कौन सी 2 नई योजनाएं, एक था MEIS और दूसरा लिख दीजिए SEIS। MEIS का मतलब हुआ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS, अर्थात भारत से वस्तु व्यापार, वस्तु निर्यात योजना, सारे वस्तु निर्यात से संबंधित, कोयला हुआ, इंजीनियरिंग गुड्स हुए, कपड़े हुए, दवा है, वैक्सीन से, सारे जो वस्तु हैं, गुड्स हैं, उन गुड्स को निर्यात से संबंधित जितनी योजनाएं थी सबको मर्ज करके एक योजना बना दी गई। उसका नाम क्या था, MEIS, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, अर्थात भारत से वस्तु निर्यात योजना। और दूसरा है सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, और उसको बोलते हैं सेवा निर्यात, अच्छा भारत से सेवा निर्यात,
भारत से सेवा निर्यात योजना, ये दो योजनाओं की शुरुआत की गई। सेवाओं से वस्तुओं से संबंधित MEIS और सेवाओं से संबंधित SCIS। ठीक है, SCIS। SCIS और इन दोनों के कारण MEIS और SCIS दोनों के तहत ऐसे सारे निर्यातक जो कि भारत से वस्तु निर्यात करते हैं, ऐसे सारे निर्यातक जो भारत से सेवा निर्यात करते हैं। सेवा निर्यात का मतलब हुआ अपना परामर्श, जैसे कोई डॉक्टर हैं ऑनलाइन मेडिकल सर्विसेज अमेरिका में बेच रहे हैं तो उनको ऑनलाइन पैसा मिलेगा ना। ठीक है, कोई यहां से पिक्चर बना करके उस पिक्चर को बाहर बेच रहा है तो पैसा मिलेगा बदले में। कोई सॉफ्टवेयर बना के बेच रहा है तो उसको बदले में पैसा मिलेगा। यहीं से बैठे बैठे कस्टमर केयर फैसिलिटीज अमेरिका में दे रहा है तो उसको पैसा मिलेगा यहां से। ठीक है, तो ये सारे को सेवा बोलते हैं। ठीक है, कोई मान लीजिए आपका हवाई अड्डा कोई यूज किया, आपका बंदरगाह कोई यूज किया, तो ये सब सेवा व्यापार में आता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे उसी हवाई अड्डे से, उसी बंदरगाह से कोयला जा रहा है, पेट्रोलियम पदार्थ जा रहा है, ठीक है, या कोई दवा जा रहे, या कोई पत्थर जेम्स ज्वेलरीज भेज रहे हैं, तो ये सारे जो होते हैं वो वस्तु हुए, वस्तु निर्यात कहेंगे। तो वस्तु निर्यात से जुड़ी हुई जितनी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुओं को मिलाकर के, योजनाओं को मिलाकर के MEIS और SCIS की योजना की शुरुआत की गई। और उसी में क्या था, दोनों योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार के कदम जैसे ईज ऑफ, नोट कर लीजिए कॉपी में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उपाय। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अर्थात भारत से निर्यात करना है तो उसमें कोई प्रक्रियागत बाधा नहीं है, आप आसानी से निर्यात कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, माने व्यवसाय करने की प्रक्रिया का सरलीकरण। ठीक है, इसमें क्या कहेंगे, इसको व्यवसाय करने की प्रक्रिया भारत से कोई निर्यात करना चाहता है, कोई आयात करना चाहता है, आसानी से कर सकता है, प्रक्रिया का सरलीकरण। और आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसमें भारत का स्थान कौन से स्थान पे है, 63rd स्थान पे पहुंच गया है भारत, 63वें स्थान पे पहुंच गया है। कोई अगर लिख के बताइए अगर कंफर्म हो तो, कि प्रक्रिया को। इसका मतलब यह हुआ कि अब भारत में कोई व्यवसाय अगर करना चाहते हैं तो अधिक बाधाएं नहीं है। ठीक है, तो एक हुआ। दूसरा जाएंगे तो ईज ऑफ, दोनों योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार के, प्लस विभिन्न प्रकार के करों से स्वतंत्रता। ठीक है, से स्वतंत्रता कहा जाता है। नेक्स्ट एक और है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। तो एक जिला में एक उत्पाद अगर होगा तो निर्यात संभावना क्या हो जाएगा, निर्यात संभावना का बढ़ जाना। जैसे मान लीजिए मुरादाबाद है तो मुरादाबाद में ब्रास का सामान, हाँ ठीक है, ब्रास का सामान, तो ब्रास के सामान होने से क्या हो जाएगा भाई, मुरादाबाद में ये जो ब्रास के सामान है उसको बनाने पर फोकस करना, तो उससे पूरे विश्व में जहां भी ब्रास के सामान की जरूरत होगी तो मुरादाबाद का ब्रास ज्यादा अच्छे से निर्यात हो जाएगा। उसी तरह से जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट्स के सामान, राजकोट में स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, उस तरह से मेरठ में खेल का सामान, खुर्जा में पॉटरी, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे, इलाहाबाद का अमरूद, मुजफ्फरपुर का लीची, तो इस तरह से बहुत सारे, एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देना, और इस तरह से बढ़ावा देंगे तो उसके निर्यात की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये सब उपाय किए गए। इनके अलावा ठीक है, तो ये सारे इसमें उपाय में थे, प्लस उसी में लिख दीजिए एक लाइन और, उसमें एक लाइन और लिख दीजिए,
उसमें लिख दीजिए देखो उसमें लिख दो रबड़, नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिए रबड़, मसाले, चाय, रबड़, मसाले, चाय, कॉफी, चमड़ा, लेदर, कपड़ा, चमड़ा, कपड़ा, रत्न जवाहरात, रत्न एवं आभूषण लिख दीजिए रत्न एवं आभूषण, आभूषण इत्यादि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, इत्यादि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय, विशेष उपाय जैसे उत्पादन को बढ़ाना, इत्यादि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय जैसे उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन को बढ़ाना, प्रसंस्करण को बढ़ाना, उत्पादन को बढ़ाना, प्रसंस्करण को बढ़ाना, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करना, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, कृषि निर्यात नीति, कृषि निर्यात नीति के तहत एईजेड को बढ़ावा, कृषि निर्यात नीति के तहत एईजेड को बढ़ावा, एईजेड का मतलब हुआ एग्रो एक्सपोर्ट जोन, कृषि निर्यात क्षेत्र, एईजेड को बढ़ावा कृषि निर्यात क्षेत्र, ठीक है। देखो इनके अलावा TIES ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एक्सपोर्ट, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट, क्लास देखो तो क्लास का देखिए तो कोई स्पीड का देखिए दिक्कत है क्या? ठीक है, TIES ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, ठीक है,
चलिए ठीक है, यहां ठीक है, हमारे साइड से कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मोबाइल में, आपके साइड में दिक्कत है, देखिए बिल्कुल यहां पे डार्क ग्रीन है स्क्रीन पर। हाँ बिल्कुल, स्क्रीन पर बिल्कुल डार्क ग्रीन है। ठीक है, देखिए TIES के तहत, ES के तहत, ठीक है, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, इसमें है निर्यात योजना के तहत, निर्यात योजना के तहत, निर्यात योजना के तहत व्यापार ढांचा, निर्यात योजना के तहत व्यापार ढांचा लिख लो, तथा इसके तहत, निर्यात योजना के तहत व्यापार ढांचा, व्यापार ढांचा हमारे साइड से कोई दिक्कत नहीं, हमारे साइड से सब जैसा पहले था, शुरुआत में था, वही सब कुछ है। अपने स्तर पे रिफ्रेश करके एक बार देखिए क्या लिखे, निर्यात योजना के तहत व्यापार ढांचा तथा इसके तहत लिख दीजिए, इसके तहत बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, बंदरगाहों का बंदरगाहों का आधुनिकीकरण। दूसरा क्या लिखे, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण। उसके अलावा लिख दीजिए तुरंत कस्टम, तुरंत कस्टम, कस्टम की शुरुआत। तुरंत कस्टम का मतलब हुआ चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, सब जगह तुरंत कस्टम, माने कस्टम ऑफिशियल्स होते हैं ना, जो बाहर से कोई चीज आया उसको वही क्लियर करते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई सोना भर के ला रहा है, कोई नारकोटिक्स लेके आ रहा है, मादक पदार्थ लेके आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो ये सब चेक करने के लिए कस्टम वाले होते हैं पोर्ट पर और एयरपोर्ट पर। ठीक है, तो ये पोर्ट और एयरपोर्ट पे आसानी से तुरंत कस्टम योजना की शुरुआत की गई है, जिससे कि भारत से तेजी से निर्यात और आयात की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, ये लिख दीजिए। और उसके बाद इनके अलावा एक और लाइन लिख दीजिए, विभिन्न देशों के साथ, इनके अलावा विभिन्न देशों के साथ निर्यात बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौते, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौते भी किए गए हैं, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौते भी किए गए हैं। ठीक है, जैसे ब्रिटेन के साथ समझौता होगा, कुवैत के साथ समझौता होगा, मॉरिशस के साथ समझौता होगा, अमेरिका के साथ समझौता होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये द्विपक्षीय हुआ, दो देशों के बीच। और वेस्ट अफ्रीका, पूरी अफ्रीकी देशों के साथ अगर कोई समझौता होगा, या एक तरह से देखेंगे तो आप यूरोपीय यूनियन के साथ कोई समझौता होगा, आसियान के साथ कोई समझौता होगा, तो वो बहुपक्षीय होगा, बाइलेटरल, मल्टीलेटरल होगा वो। ठीक है, जैसे RCEP था, जो कि रीजनल कोऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो RCEP था, वो RCEP क्या था, TIS बताया हमने, ट्रेड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, एक्सपोर्ट को, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापार से संबंधित ढांचे का विकास करना। और उसमें निश्चित रूप से अगर आपका बंदरगाह अच्छा नहीं होगा, बंदरगाह पर जो कनेक्टिविटी है वो ठीक नहीं हो, ये फास्टैग आ गया, तो फास्टैग से क्या होगा, कोई ट्रक है जो निर्यात का सामान लेके गुड़गांव से कांडला बंदरगाह पे जा रहा है, मुंबई बंदरगाह पे जा रहा है, और पता चला कि उसको 100 जगह पे टोल प्लाजा आया, तो 100 जगह पे टोल प्लाजा अगर लगेगा और वहां पे वो कैश निकाल के देगा, तो सोचो कितना टाइम लगेगा कांडला बंदरगाह पहुंचते पहुंचते।
तो ऐसी स्थिति में अब क्या कर दिया गया, फास्टैग कर दिया गया। फास्टैग से क्या हो जाएगा, कोई कैश नहीं देना है, ऑटोमेटिकली जैसे ही आप जाएंगे स्कैनर स्कैन करेगा, आपके गाड़ी को जाने देगा। ठीक है, स्कैनर अपने आपके गाड़ी को पास होने देगा। ठीक है, एक बात है। दूसरी बात है कि ठीक है, तो स्कैनर स्कैन उसको जाने देगा। तो एक तो ये पक्ष है, और दूसरा अब तो और भी ज्यादा आ गया। पहले तो फास्टैग को कहीं पे टोल प्लाजा होता था तो कम से कम आपको रुकना पड़ता था और एक एक करके गाड़ियां निकलती थी। अब तो हो रहा है कि नहीं, सारे टोल प्लाजा सड़कों से हट जाएंगे। पूरे देश में कहीं टोल प्लाजा नहीं होगा, आप सड़कों पे चलते रहिए और सैटेलाइट से, जीपीएस से आपका जो फास्टैग होगा उसमें सिस्टम होगा। आप जितने दूर चले हैं, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, जितने दूर चले हैं, सबका अपने आप ही ऑनलाइन आपके खाते से पैसा कट जाएगा। कहीं रुक करके टोल देने की जरूरत आपको नहीं है। तो ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं TIES, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। ठीक है, और उसके तहत सारे सुविधाएं दी जा रही है। अब लास्ट में हमने ये लिखा कि विदेश व्यापार या निर्यात को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौते भी किए जाते हैं, और उसमें फिर लिखा हमने। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौते। द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौते, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापारिक समझौता। और ये समझौते में कैसे 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 समझौते होते हैं, कितने तरह के समझौते होते हैं जो आपने लिख रखा था। एक लिख रखा था PTA, दूसरा लिख रखा था आपने FTA, एक और लिख रखा था सेका, एक और लिख रखा था सेपा, और एक और लिख रखा था MFN। ठीक है, तो PTA का मतलब क्या हुआ, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, वरीयता व्यापार समझौता। FTA में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, स्वतंत्र व्यापार समझौता। और सेका का मतलब हुआ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको अच्छे से जान जाइए, कोऑपरेशन एग्रीमेंट। हम एक एक करके समझा देते हैं सारा, पहले फुल फॉर्म लिख दीजिए सबका। देखिए, द्विपक्षीय बहुपक्षीय जो समझौते होते हैं, ठीक है, इसको देखिए, PTA, FTA, सेका, सेपा, MFN, हाँ सब लिख दीजिए। TIA में जो भी व्यापार में सहायक सुविधा है सब उसमें का भाग बन जाएगा। PTA, FTA, सेका, सेपा, MFN। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, वरीयता प्राप्त समझौता। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, स्वतंत्र व्यापार समझौता, स्वतंत्र व्यापार समझौता। और कॉम्प्रिहेंसिव में आ जाएगा व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता। और सेपा में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता। नोट कर लीजिए पहले इसको।
हाँ, पहले जो बता रहे हैं उसको प्ले कर लीजिए। वो भी एग्जाम्पल के रूप में आ जाएगा। बहुपक्षीय व्यापारिक समझौता है वो। और अगर मान लीजिए सेपा और उसको देखें तो सेपा का फुल फॉर्म लिख दीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और एमएफएन में मोस्ट फेवर्ड नेशन। और इसका हुआ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। और मोस्ट फेवर्ड नेशन में आ जाएगा मुख्य वरीयता देश। मुख्य वरीयता देश। मुख्य वरीयता देश मिटा दें इसको। अब एक एक करके देखिए। जैसे एक देख लीजिए, पीटीए क्या होता है, आप अपने कॉपी में आगे जारी रख सकते हैं। एफटीए क्या होता है, तो ये दोनों तरह का समझौता है। द्विपक्षीय भी होता है और बहुपक्षीय भी होता है। दोनों तरह का हो सकता है बहुपक्षीय समझौता। ये दोनों तरह का, ये भी और ये भी दोनों तरह का हो सकता है। दो देशों के बीच में भी हो सकता है। दो देशों के बीच में नहीं, इसी में बहुपक्षीय समझौते का एग्जांपल है आरसी। पहले तो उसका बेसिक समझो ना, पहले जो बता रहे हैं उसको समझते चलो ना। फिर मजहर जी जो बता रहे हैं उसको पहले उसको चलते रहिए। मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए, मोबाइल से दूर रहिए। अपनी जगह पे आ जाएगा आरसीईपी, हमारे ध्यान में है तो, लेकिन अपनी जगह पे आएगा ना। पहले इसको बिना ये सब बताए हुए आरसीईपी पे कैसे चले जाए। और भारत उसका बना नहीं बना, क्यों नहीं बना, ये सब चर्चा करना है तो पहले उसका जगह आएगा ना। वो तो अब इतने साल से हमसे पढ़ रहे हैं आप। कितना महीना, कई सप्ताह हो गया, 4-5 सप्ताह से हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी तक हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में नहीं आया कि हम सब चीज करते हैं लेकिन क्रम से करते हैं, अपनी जगह पे करते हैं और इससे आपका अच्छा कॉपी अच्छा बन जाता है। चलिए, पीटीए एफटीए, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यही आपने लिखा है। वरीयता व्यापार समझौता और स्वतंत्र व्यापार समझौता, ये दोनों लिखा है आपने। अब इनसे देखिए क्या है। पीटीए में जब भी दो देशों के बीच कोई समझौता होता है, व्यापारिक समझौते होते हैं, तो उसके दो पक्ष होता है। एक, ऐसे वस्तुओं की पहचान की जाती है जो कि दोनों देशों में उपलब्ध है। भाई चाय भारत के पास भी है और चाय श्रीलंका के पास भी है, ठीक है। तो ऐसे मसाले भारत के पास भी है, मसाले श्रीलंका के पास भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर इसको मसाले और चाय कॉफी के मामले में अगर भारत श्रीलंका एक दूसरे के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौता कर लें, अर्थात श्रीलंका से ये सामान भारत में आएगा तो कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा और भारत से श्रीलंका में जाएगा तो वहां भी कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। तो इसका नुकसान ये होगा कि कहीं अगर भारतीय चाय बेहतर हुआ तो श्रीलंका के चाय को वो खा जाएगा और श्रीलंका का मसाला अगर बेहतर हुआ तो भारत के मसाले को वो खा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर उपाय क्या है कि भाई ऐसा किया जाए कि ऐसी वस्तुएं जो दोनों देशों में है उसको क्या करते हैं कि उसको स्वतंत्र व्यापार के समझौते से अलग कर देते हैं। अर्थात ऐसे वस्तुओं का व्यापार जिनमें शुल्क कटौती करना है, सीमा शुल्क को कम करना है, उससे उसको अलग कर देते हैं
और ऐसी चीजें जो भारत में है श्रीलंका में नहीं है और श्रीलंका में है भारत में नहीं है, तो उनको क्या करते हैं कि उसको स्वतंत्र व्यापार के दायरे में शामिल करते हैं, अर्थात उनके ऊपर जो व्यापार जो सीमा शुल्क लगा हुआ है उस सीमा शुल्क को हटा देते हैं। ठीक है, तो जितनी व्यापारिक वस्तुएं होती हैं उसको दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, व्यापारिक वस्तुओं को, वस्तु सेवा को दो भागों में बांटना, कौन कौन से, एक शुल्क कटौती से संबंधित नकारात्मक सूची, और फिर इसमें दूसरा एक होगा शुल्क कटौती से संबंधित सकारात्मक सूची। नकारात्मक सूची और सकारात्मक सूची। ठीक है, नकारात्मक सूची में क्या होता है, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बचाने के लिए शुल्क कटौती नहीं किया जाता है। क्या लिखे, के लिए शुल्क कटौती नहीं, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए शुल्क कटौती नहीं। ठीक है, माने वस्तुओं की एक ऐसी सूची जिस पर शुल्क कटौती नहीं किया जाना है। ठीक है, इसमें लिख दीजिए, अर्थात पहला वाला क्या है, वस्तुओं की ऐसी सूची, अर्थात लिख दीजिए, अर्थात ऐसी सूची जिन पर शुल्क कटौती नहीं करना है। जिन पे शुल्क कटौती नहीं करना है। और दूसरा कौन सा है, सेकंड क्या था, वस्तुओं की ऐसी सूची जिन पर शुल्क कटौती किया जाना। ठीक है, किया जाना। देख लीजिए, सारा रिपीट ही है, हमने दो पार्ट में बांटा है। कैसे बांटा है, देखिए, द्विपक्षीय समझौतों में एक पीटीए हमने लिखा है और दूसरा हमने एफटीए लिखा है, और उसमें लिखा है व्यापारिक वस्तुओं सेवाओं को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, ऐसी सूची, वस्तुओं की ऐसी सूची जिसमें शुल्क कटौती नहीं करना है, अर्थात नकारात्मक सूची, और दूसरा हुआ वस्तुओं की ऐसी सूची जिसमें शुल्क कटौती करना है, अर्थात सकारात्मक सूची। दो भाग में हुआ। ठीक है, तो जो व्यापारिक वस्तुएं होती हैं वो दो भागों में बांटा जाता है। पीटीए में क्या होता है कि जो नकारात्मक सूची होती है वो बड़ी होती है। पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जब होता है तो दो देशों के बीच में अधिक विश्वास नहीं होता है, और अधिक विश्वास नहीं होने से जो नकारात्मक सूची है वो बड़ी होती है और सकारात्मक सूची छोटी होती है। अर्थात ऐसी वस्तुओं की सूची जिसपे शुल्क कटौती करना है वो छोटी है, और ऐसी वस्तुओं की सूची जिसपे शुल्क कटौती नहीं करना है वो बड़ी है। ठीक है, तो
एक होता है, लेकिन वही एफटीए में जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, नकारात्मक सूची छोटी हो जाती है और सकारात्मक सूची बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो यही लिख दीजिए इसमें, और इसमें इसी में आगे लिखिए आगे, और इसी में आगे लिख दीजिए पीटीए में नकारात्मक सूची बड़ी और सकारात्मक सूची छोटी। पीटीए में ध्यान रखिए, ये आपने लिखा है। निगेटिव लिस्ट बड़ी होती है, पॉजिटिव लिस्ट कम होती है, पॉजिटिव छोटी होती है, क्योंकि इस अवस्था में भागीदारों के बीच विश्वास कम होता है। तो इसलिए ऐसी वस्तुओं की लिस्ट जिसपे कि शुल्क कटौती नहीं करना है वो बड़ा है, और ऐसी वस्तुओं का लिस्ट जिसपे शुल्क कटौती करना है वो छोटा है। अब देखिए दूसरा, एफटीए में जाइए। एफटीए की स्थिति में क्या हो जाता है, निगेटिव लिस्ट छोटा और पॉजिटिव लिस्ट बड़ा। निगेटिव लिस्ट छोटा हो जाता है और एफटीए में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, निगेटिव लिस्ट छोटा हो जाता है और पॉजिटिव लिस्ट बड़ा हो जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि विश्वास बढ़ जाता है। विश्वास बढ़ जाता है। कटौती का मतलब कटौती हुआ, कटौती का मतलब मान लो 15% श्रीलंका से कोई सामान भारत में आया, उस पर सीमा शुल्क 15% लगा, तो दोनों देशों के बीच में जब समझौता होगा तो 15 काट करके 5% कर देंगे, 3% कर देंगे, 2% कर देंगे, कम कर देंगे। और पीटीए होगा, कटौती नहीं का मतलब यह हुआ कि भाई उस पर 15% है तो 15 का 15 रहेगा। आप अपने, हमारे यहां से सामान आ रहा है, आपके यहां हमारे यहां सामान जा रहा है, तो आपको जो सीमा शुल्क लगाना हो लगाइए डब्ल्यूटीओ के शर्तों के अनुसार। और आपके यहां से हमारे यहां आएगा तो हमको जो मर्जी तो हम सीमा शुल्क लगाएंगे डब्ल्यूटीओ के शर्तों के अनुसार। लेकिन वही समझौता अगर होगा दोनों देशों के बीच में, तो आपके यहां से हमारे यहां आएगा, तो अगर दोनों देशों के बीच में समझौता है कि 5% लगाएंगे तो हम 5 लगाएंगे, आप हमारे यहां से आपके यहां जाएगा तो आप अपने यहां 5% लगाएंगे, तो 15 को काट के 5 कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति को एफटीए कहा जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ऐसी स्थिति को जिसमें शुल्क कटौती नहीं वाली वस्तुओं की सूची लंबी होती है, उसको पीटीए कहा जाता है। जैसे 1998 में श्रीलंका के साथ पीटीए हुआ, 2008 में श्रीलंका के साथ एफटीए हुआ। तो उसी में लिख दीजिए 1998 में श्रीलंका के साथ पीटीए हुआ, पीटीए। और उसी के बाद 2008 में श्रीलंका के साथ एफटीए हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। श्रीलंका के साथ एफटीए हुआ। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो कई बार किसी देश के साथ पहले पीटीए होगा फिर एफटीए होगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पीटीए के साथ साथ एफटीए भी हो सकता है, पीटीए के बाद एफटीए होगा, सीधे भी एफटीए हो सकता है। इसका यह मतलब हुआ, नोट कर लीजिए। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट। तो पीटीए में क्या हुआ, अगर एक स्केल बनाए तो पीटीए से कहां जाते हैं, एफटीए। अब पीटीए में क्या होता है, निगेटिव लिस्ट, यहां पर निगेटिव लिस्ट बड़ी होती है और पॉजिटिव लिस्ट छोटी होती है।
एफटीए में क्या होता है भाई, निगेटिव लिस्ट यहां पर लिस्ट छोटी होती है और पॉजिटिव लिस्ट बड़ी होती है। और यहां से फिर जाते हैं तो एक और आता है सेका, इसी के आगे का भाग है सेका, सेका है, और फिर इसी के आगे का भाग होता है सेपा। ठीक है, तो सेका में क्या होता है, व्यापार के साथ बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा, संपदा, श्रमिक, तकनीक जैसे सहयोग। जैसे सहयोग होगा सेका में, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन, भाग सहयोग समझौता। सहयोग समझौते में व्यापार तो होगा ही होगा, व्यापार के मामले में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, लेकिन साथ में बौद्धिक संपदा के मामले में भी सहयोग करेंगे। बौद्धिक संपदा का मतलब होता है कि जैसे बांग्लादेश में कोई सामान बनता है तो भारत में उस सामान के डुप्लीकेट बनाने पर भारत सरकार द्वारा रोक लगाया जाएगा। भारत में कोई सामान बनता है, बांग्लादेश में उसको डुप्लीकेट बनाने पर रोक लगाया जाएगा। भारत में टाटा भारत की प्रतिष्ठित कंपनी है, बांग्लादेश में कोई टाटा के नाम से अगर स्टील प्लांट लगाएगा, माने भारत के ट्रेडमार्क का बांग्लादेश में दुरुपयोग होगा तो बांग्लादेश उसको रोकेगा। ठीक है, तो इसका यह मतलब हुआ बौद्धिक संपदा का। और श्रमिकों का लेन देन भी होता है, भारत के श्रमिक उनके यहां जाएंगे, उनके यहां के श्रमिक हमारे यहां आएंगे, प्लस टेक्नोलॉजी का भी एक दूसरे के यहां। हमारे यहां कोई टेक्नोलॉजी तकनीक नहीं है, बांग्लादेश उसको भारत में आने से रोकेगा नहीं। भारत बांग्लादेश में कोई तकनीक नहीं है, भारत से जाने में भारत रोकेगा नहीं। तो ऐसे सारे माने जैसे क्या होता है, ये पीटीए और एफटीए के साथ है कि दोनों के दोनों शुद्ध रूप से किससे जुड़े हुए, व्यापार से। ठीक है, दोनों व्यापार से संबंधित, व्यापार से संबंधित है दोनों के दोनों। जो ये है आप देखेंगे सेका, ठीक है, व्यापार से अधिक, ये क्या है, व्यापार से अधिक दायरा, अधिक इसका दायरा है। सेका का दायरा व्यापार से, सेका का दायरा, ये क्वेश्चन आप क्यों पूछ रहे हैं कि दायरा समय भी होता है क्या? 10 साल डब्ल्यूटीओ के अनुसार जो समझौते हैं वो 10 साल तक के लिए होते हैं। ठीक है, पहले ये सब समझिए, सेका को खूब ध्यान से समझिए क्या बताना चाह रहा हूं। यहां पर दिमाग लगाइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा कि किस तरह से पीटीए से एफटीए बेहतर है। और एफटीए और पीटीए दोनों में केवल व्यापारिक संबंध शामिल होते हैं, जबकि वही दो देशों के बीच में अगर सेका होगा, भारत और मलेशिया के बीच में अगर सेका होगा, भारत और सिंगापुर के बीच में सेका होगा, तो वहां पे क्या होगा, ठीक है, वहां पर सेका और सेपा, अगर सेका होगा तो वहां पे केवल व्यापार नहीं होगा, व्यापार के साथ अन्य मामलों में भी दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। पेटेंट आगे आएगा, ठीक है, डब्ल्यूटीओ के साथ जब करेंगे तो वहां पे पेटेंट आएगा। इसके बाद थोड़ी देर बाद वो टॉपिक आएगा, दूसरे तीसरे दिन, वहां तक धैर्य रखिए। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब बाद में आएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद लिखिए सेपा में क्या होता है भाई, सेपा, ठीक है, उसमें लिख दीजिए दो देशों के बीच सहयोग, या लिख दीजिए भागीदारी का दायरा, भागीदारी का दायरा अत्यंत व्यापक, अत्यंत व्यापक होगा। और क्या क्या होगा उसमें, व्यापार भी होगा, उसमें बौद्धिक संपदा भी होगा, उसमें तकनीक भी होगा, उसमें निवेश भी होगा, व्यापार भी होगा, बौद्धिक संपदा भी होगा, तकनीक भी होगा, निवेश भी होगा, प्लस मौद्रिक मुद्रा सहयोग भी होगा। अर्थात क्या है ये, माने दो देशों के बीच में जब सेपा समझौता होगा तो सेपा समझौते के तहत एक देश की कंपनी को
भागीदार देश में घरेलू कंपनी की तरह उसका आदर सत्कार होगा। ठीक है, माने दोनों देश एक दूसरे के किसी भी चीज में बराबर की भागीदारी के साथ काम करेंगे। वहां से जैसे जापान है, तो जापान के साथ अगर सेपा समझौता है तो जापान से कोई चीज भारत आएगा तो भारत उसको घरेलू सामान की तरह उसके साथ व्यवहार करेगा। जापान से कोई निवेश आएगा तो भारत उसका घरेलू निवेश की तरह उसके साथ व्यवहार करेगा। जापान के जो ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, वो सबका भारत सम्मान करेगा। उसी तरह से यहां से वहां जाएगा तो वो सम्मान। तो इसमें क्या होता जाता है कि एक दूसरे का दायरा क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। पहले पीटीए का दायरा छोटा है, पीटीए में दो देशों के बीच में जो संबंध होता है वो छोटा होता है। पीटीए से जाएंगे तो एफटीए में उससे बड़ा होता है सहयोग। एफटीए से जब सेका में जाते हैं तो उससे बड़ा होता है, और सेका से सेपा में जाते हैं तो सबसे बड़ा होता है। दो देशों के बीच में ऑलमोस्ट सारे आर्थिक मामलों में एक दूसरे के साथ सहयोग होता है। उस सहयोग का दायरा अत्यंत व्यापक हो जाता है। ठीक है, ये लिख लीजिए। और उसके बाद एक आता है, एक लास्ट में हमने एक और वहां पे नोट किया हुआ था, देखें आपने ध्यान दिया होगा, एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशन। और मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब होता है, जैसे भारत ने पाकिस्तान को एमएफएन का दर्जा दिया। ठीक है, पाकिस्तान दिया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को एमएफएन का दर्जा नहीं दिया। पाकिस्तान ने एमएफएन का दर्जा किसको दे रखा है? चीन को दे रखा। ठीक है, हाँ, करेंसी स्वैप समझौता भी होगा। करेंसी माने भारत के बाहर से कोई सामान आएगा तो भारत, और भारत से कोई सामान आएगा, ठीक है, तो उसमें घरेलू मुद्राओं का उपयोग होगा। उसमें ये सब जो बड़ी बड़ी जो डॉलर वगैरह है उसका कोई उपयोग उसमें नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, उसमें ये होता है। आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या कहा, मोस्ट फेवर्ड नेशन में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। पाकिस्तान ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया, उसने चीन को दिया। तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा से क्या होता है, जैसे कहा जाता है कि एक ही सामान कोई देश किसी दूसरे देश को अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता है तो उसमें होता है कि अगर एक ही सामान पाकिस्तान से भी आ रहा हो और चीन से भी भारत में आ रहा हो, और भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है, चीन को नहीं दे रखा है, तो भारत उस सामान के मामले में पाकिस्तान को वरीयता देगा। पाकिस्तान के सामान को भारत वरीयता के आधार पर खरीदेगा। ठीक है, ये यहां पे, वहां पे सामान वहां से आने में कोई कस्टम बाधाएं नहीं होंगी, कोई सीमा शुल्क उसके ऊपर नहीं होगा। ठीक है, वो सामान जितना चाहे उतना, कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं होंगे, वो सामान जितना चाहे भारत में आ सकता है। अर्थात दूसरे देशों की तुलना में भारत उस देश के सामान को वरीयता देगा जिसको भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही होता है कि जिस भागीदार देश को आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है उस देश से आने वाले सामान को आप मुख्य रूप से वरीयता देंगे। ठीक है, वर्ड याद रखिएगा, उसी में एक लाइन लिख लो। ठीक है, इस प्रकार के प्राथमिकता वाले देश, लिखिए, इस प्रकार की प्राथमिकता वाले देश से आने वाले सामान को इस प्रकार की प्राथमिकता वाले देश से आने वाले सामान को मुख्य वरीयता दी जाती है, लिख दीजिए। अब मतलब समझ गए हैं। और पाकिस्तान ऐसा देश है कि चीन के सामान को वरीयता दे रखा है। अब बताइए, चीन के भारत ने आरसीईपी में भागीदारी इसलिए नहीं किया था, नहीं, सारे एग्रीमेंट के साथ ही तो एमएफएन का दर्जा होगा। एग्रीमेंट के साथ ही एमएफएन का दर्जा होता है, ऐसा नहीं है। साफ्टा तो है ही नहीं भारत के साथ, भारत और पाकिस्तान के बीच में साफ्टा है, सार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो सार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत तो पाकिस्तान आता ही है, पाकिस्तान से कोई भी सामान भारत जब चाहे तब आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ, हाँ, वापस ले लिया था। जब ये जो जम्मू कश्मीर वाला विवाद जब शुरू हुआ था तो भारत ने इसको वापस ले लिया था पाकिस्तान से।
तो ये एक तरह से माने पाकिस्तान का दुर्भाग्य कहा जाएगा। भारत में 135 करोड़ लोग हैं, ये 135 करोड़ लोग पाकिस्तान का एक एक सामान कुछ भी वहां बनेगा सब खा जाएंगे, सब यहां यूज हो जाएगा जो भी पाकिस्तान में उपलब्ध है। पाकिस्तान भारत के बीच संबंध अच्छे हो जाए तो बदला कि वहां पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेज हैं, बलूची उधर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में जहां पे तालिबानी वगैरह पाए जाते हैं, या जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उस पार्ट में, तो सोचो भारत से कितने लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, कितने लोग पर्यटन के लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब वही बात है कि और उसमें पाकिस्तान ने गड़बड़ी ये कर रखी है कि चीन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है। अब चीन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देंगे तो चीन से बनी बनाए सामान पाकिस्तान में भर जाता है और पाकिस्तान के लोग केवल चीन से आए हुए सामान का उपयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है, सामान का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, शादियां क्यों नहीं होंगी, बहुत सारी शादियां होंगी। आप देखें तो अब इसमें क्या होगा कि चीन से बहुत सारे सामान, अब उसका इंपैक्ट ये होता है कि जब चीन का सस्ता सामान बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में आके भर जाएगा तो पाकिस्तान का जो उत्पादक है वो तो कुछ उत्पादन ही नहीं कर पाएगा। और आप जानते हैं कि किसी भी देश का विकास केवल व्यापार करके नहीं हो सकता है। भारत का, जैसे भारत और चीन के बीच में सबसे बड़ी खराबी क्या है, सबसे बड़ा माने जैसे चीन भारत को बोलता है कि हम और तुम माने चाइना और पाकिस्तान, इंडिया तो दोनों एक दूसरे का दुश्मन है ही नहीं, हम तो दोनों दोस्त हैं। आइए हम पाकिस्तान की तरह, हम आप मेरे दोस्त बन जाइए, श्रीलंका की तरह आप मेरे दोस्त बन जाइए, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा, मैं आपके यहाँ, ठीक है, जो हवाई अड्डे बना दूंगा, सड़कें बना दूंगा, सारा चीज। लेकिन भारत ने कह रखा है मैं तुमसे 1 रुपया नहीं लूंगा, और भारत ने चीन से 1 रुपया कर्जा नहीं लिया हुआ है, ठीक है, कोई 1 रुपया कर्जा। अब हम बोलते रह रहे हैं तो पहले हमारा सुनो, तो अब इतना अर्णव कुमार जी अब इस तरह से मोबाइल पे बिजी रहिएगा तो हम जो बता रहे हैं उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। अब चलिए आप ही बताइए, आप ही के क्वेश्चन का जवाब देते हैं, आप लिखिए और अच्छा चीज लिखिए। अब ये सब अपने से इमेजिन कर करके कर रहे हो, अब जितनी बात बताया उतना कर लो ना, उसके बाद किंतु परंतु पर तो किताब लिखी जा सकती है, मोटी मोटी किताब लिख सकते हैं। ये किंतु परंतु पे जितना बात बताया उतने पे समझ लीजिए, हर कुछ को वहां पे आंसर में लिखने के लिए मिलेगा आपको कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। सब होने के बाद ही एमएफएन का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो देखो मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूं, जैसे इंडो चाइना के बीच में बता रहा हूं, तो बोलता है वो कि पाकिस्तान, चाइना बोलता है कि भाई आप हमारे साथ दोस्त बन जाओ ना, हम आपके यहां बहुत सारी चीजें ला करके दे देंगे आपको। लेकिन इंडिया कहना होता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ हम व्यापारिक समझौता नहीं कर सकते। चाइना बार बार इंडिया को बोलता है कि भाई हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो, इंडिया नहीं करता है, क्योंकि हम उसको चाइना को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दे सकते, हम उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तब क्या होगा कि चाइना का सारा सामान हमारे यहां के भर जाएगा। चाइना के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में हमेशा वो सारा डुप्लीकेट सामान बनाया, कम टिकाऊ सामान बनाया, बस एक चीज बहुत टिकाऊ बनाया, वो है कोरोना वायरस, ठीक है, नहीं तो बाकी सारा कुछ तो चाइना का मतलब क्या होता है, यूज एंड थ्रो, एक ही चीज। अब चाइना मान लो थोड़े दिन बाद अगर ऐसा हुआ कि चाइना का हवाई जहाज, बना हुआ हवाई जहाज और जापान का हवाई जहाज, दोनों में किसको प्रीफर करेंगे? स्वाभाविक रूप से जापान को। जापान की तकनीक पर आपको भरोसा है, चाइना की तकनीक पर क्या भरोसा है? चाइना के हवाई जहाज में गलती से बैठ गए और कहां जाके लुढ़क जाएगा उसका कोई ठिकाना है नहीं। लेकिन खैर ये सब मजाक की बातें हैं। उसमें कहा जाता है कि इंडिया कभी चाइना के साथ ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा करेगा तो चाइना का सामान आके भारत में भर जाएगा। और भारत 135 करोड़ देशों के 135 करोड़ जो लोग हैं यहाँ के, उनकी जरूरतों को, उनके लिए जरूरी रोजगार, उनके जीवन स्तर में सुधार, ठीक है, केवल चीन का सामान को भारत में बेचकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं कर सकता, लोगों को रोजगार नहीं दे सकता। लोगों को रोजगार देना है तो चीन से आने वाले सामान को रोकना पड़ेगा। और रोकने से फायदा क्या होगा कि आप तब कच्चा माल बनाएंगे, कपास की खेती करेंगे, खेत को ठीक करेंगे, कपास की खेती करेंगे, कपास का बिनौला निकालेंगे, कपास का बिनौला लगाकर उसको रेशे बनाएंगे, रेशा बना के कपड़ा बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे तो उसके बाद उसको फिर उसका शर्ट सिलाई करेंगे, फिर पैकिंग करेंगे, तब देश में बेचेंगे। और अदरवाइज चाइना से अनुमति दे दीजिए तो सीधा बना बनाया पैक शर्ट आके आपके यहां, तो केवल बेचने से। और यहां पे देखो कितने जगह पे रोजगार मिल रहा है, खेती से लेकर के, कपास के बिनौला से लेकर, रेशा से लेकर के, कपड़ा बनाने से लेकर के, शर्ट सिलाई करने तक, कितने लेयर पर रोजगार मिल रहा है।
ठीक है। और इसलिए भारत कभी चाइना को, भारत के साथ कभी भारत कभी भी चाइना को भारत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अनुमति नहीं देगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने कितना बड़ा अपना दुर्दशा कर रखा है, भारत के साथ कहा जाए कि ईर्ष्या में अपने आप को बर्बाद कर रहा है, भारत के साथ कंपटीशन में अपने आप को बर्बाद कर रहा है। कैसे बर्बाद कर रहा है? चाइना को सारा सामान चाइना का पाकिस्तान में आने देता है, और आने देने का परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान जो कि 22-23 करोड़ लोग वहां पे हैं, यूथ भी हैं, बड़े पैमाने पे यूथ वहां पे है, वो केवल व्यापार करके आप इतने सारे लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। और उसका परिणाम यह होता है कि पाकिस्तान के जो नवयुवक हैं या तो आतंकवादी बनते हैं, या तो फिर वो गल्फ कंट्रीज में या अन्य देशों में जाकर के अपनी रोजगार तलाशने की कोशिश करते हैं। बस यही उनके पास, पाकिस्तान के अंदर कोई उत्पादन प्रणाली नहीं है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि पाकिस्तान ने चीन से आने वाले उत्पादों को अपने यहां 100% खुली छूट दे रखा है, जबकि पाकिस्तान से चाइना में जाने के लिए कुछ है ही नहीं। इंडिया के साथ जाएंगे तो इंडिया के साथ अगर व्यापार को बढ़ावा मिलता है तो पाकिस्तान से बहुत सारी चीजें इंडिया में आ सकता है, ड्राई फ्रूट से लेकर के और कई सारी चीजें, वहां से चमड़ा का, ड्राई फ्रूट्स का, बहुत सारी चीजें यहां पे आ सकती हैं। और भारत से भी उनकी जरूरत की चीजें, कई बार उनके यहां आटा कम पड़ जाता है, बहुत रमजान का महीना आ रहा है, उनके यहां आटा की दिक्कत है, उनके यहां चीनी की दिक्कत है, उनके यहां टमाटर 200-250 रुपए किलो होने लगता है, ठीक है, टमाटर की दिक्कत है, सब्जियों की दिक्कत है। ये सारी दिक्कतें अगर भारत के और पाकिस्तान के बीच में दरवाजे खुल जाए, संबंध अच्छा हो जाए, तो सारी पाकिस्तान की समस्याएं हल हो जाएंगी और दोनों देश मिलजुल करके अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जो भी पाकिस्तान की राजनीति कहा जाता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कभी संबंध अच्छा नहीं हो सकता, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह होता है कि पाकिस्तान की सेना कभी दोनों देशों के बीच संबंध अच्छा नहीं होने देगी, ठीक है। कहा जाता है पाकिस्तान के ही, आप न्यूज चैनल में जाके कभी कभी सुनेंगे पुरानी बातें, तो वो लोग बताते हैं कि जितने भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए हैं, कोई भी युद्ध भारत ने नहीं शुरू किया है, सारा पाकिस्तान की ओर से शुरू हुआ है। 1948 जो कश्मीर में पाकिस्तान ने शुरू किया था, 1965 पाकिस्तान ने शुरू किया था, ठीक है। आप जानते हैं 1971-72 में जो बांग्लादेश वाला था, उसमें भारत ने बांग्लादेश में कार्रवाई किया, क्योंकि वहां पे बड़े पैमाने पे लोगों की हत्याएं हो रही थी और वो लोग माइग्रेट होकर के भारत में आ रहे थे, तो भारत ने हस्तक्षेप किया। पाकिस्तान ने ही भारत में पश्चिमी सीमा पर हमला किया। कारगिल में आप जानते हैं मुशर्रफ ने ही सारा खुराफात किया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है, हमेशा पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। और दूसरी बात होती है कि एक और बात है कि जब जब पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, नवाज शरीफ हुए, इमरान खान हुए, या जो कुछ भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, और सेना का बाजवा है, जनरल बाजवा है, चाहे बाकी, हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप चाहता है कि भारत के साथ संबंध अच्छा रहे। लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल लीडरशिप भारत के साथ संबंध अच्छा करने के लिए कदम बढ़ाता है, ये सेना वाले, जो पाकिस्तान के मिलिट्री वाले हैं, कुछ ऐसा खुराफात करते हैं जिससे कि दोनों देशों के बीच संबंध एकदम से टूट जाते हैं, तहस नहस हो जाता है। जैसे वाजपेयी जी बड़े धूमधाम से बस यात्रा करके, आप लोगों का, आप में से बहुत सारे लोग उस समय बहुत छोटे होंगे, हम लोग थे, बहुत धूमधाम से 1999 में गए थे पाकिस्तान, और गए और नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी एक दूसरे के गले मिल रहे थे, और उधर पता चला कि मुशर्रफ कारगिल में अपनी सेना की सारी तैयारी कर रहा था। और फिर जो कारगिल युद्ध हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सारे संबंध तहस नहस हो गए। अब जब मुशर्रफ तख्ता पलट करके जब राष्ट्रपति बना पाकिस्तान का, ठीक है, तो वो भारत के साथ फिर संबंध अच्छा करने की शुरुआत किया, और जैसे ही उसके साथ संबंध अच्छा हुआ तब तक पार्लियामेंट पे हमला करा दिया पाकिस्तान ने, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर 2-3-4 साल संबंध खत्म हो गया। फिर जरदारी जब वहां के राष्ट्रपति बने तो नो फर्स्ट यूज का समझौता होने वाला था दोनों देशों के बीच में, तब तक मुंबई में टेररिस्ट हमला हुआ बड़े पैमाने पे, और दोनों देशों के बीच का संबंध फिर तहस नहस हो गया। फिर पता चला कि ये नरेंद्र मोदी और उनके बीच में, नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच में, नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। जब नरेंद्र मोदी का 2014 में जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भाग लेने आए थे, कितनी बड़ी बात थी, ठीक है। और उसको रिस्पॉन्ड करते हुए ये मोदी जी हैं, मोदी जी बिना बुलावे के पाकिस्तान गए थे, और जाकर के उनके नवाज शरीफ के घर में शादी थी, तो शादी में एक घरेलू मेहमान की तरह गए थे, दो देशों के प्रमुख की तरह नहीं गए थे। और कभी भी कहा जाता है कि कोई भी देश, किसी भी देश का प्रमुख किसी दूसरे देश में जाता है तो उस देश के एरोप्लेन का या हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करता है। मोदी जी जब पाकिस्तान गए थे तो नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर में बैठ के उनके घर गए थे। अब सोचो, हेलीकॉप्टर को क्रैश करा दिया जाता और नवाज शरीफ अगर पहले से रणनीति के तहत जब कर जाते तो मोदी जी की कहानी खत्म थी,
तो इतना विश्वास करके मोदी जी ने भी नरेंद्र उन पे नवाज शरीफ पे इतना विश्वास किया, तब तक पता चला कि ये कौन कौन सा कांड हुआ, पठानकोट का कांड हो गया और कई सारे कांड, उरी कांड हुआ, पठानकोट कांड हुआ, और पता लगा कि दोनों देशों के बीच संबंध, पाकिस्तान से नवाज शरीफ की सत्ता बदल गई और उसके बाद संबंध खत्म हो गया। ठीक है, तो पाकिस्तान की सेना कभी नहीं चाहती है कि भारत के साथ संबंध अच्छा हो। क्यों? क्योंकि अगर भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाएंगे तो पाकिस्तान की सेना का जो रोजगार है वो रोजगार ही खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान का हर कुछ पर कब्जा करके बैठी हुई है। हर कुछ पे कब्जा करने के पीछे क्या है? माने उनका वहां का सारा डेवलपमेंटल ठेका चाइना के द्वारा जो भी पैसे दिए जाते हैं और उससे जो डेवलपमेंटल ठेका होता है, सब आर्मी वालों के नाते रिश्तेदार। ठीक है, आर्मी के द्वारा सेना खर्च के नाम पर सारा पाकिस्तान के बजट का मेजोरिटी ऑफ पैसा लेकर के खर्च किया जाता है। करप्शन क्या, सेना में जितने बड़े पैमाने पे वहां पे करप्शन है। तो ये सारी चीजें तो भारत के साथ तनाव बना करके पाकिस्तान की सेना अपना औचित्य प्रमाणित करती है। दोनों देशों के बीच संबंध अगर ठीक हो जाएंगे तो पाकिस्तानी सेना का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान को युद्ध करना नहीं है, अफगानिस्तान के मामले में कोई उसका सेना का मतलब नहीं है, जो मतलब है सब केवल भारत के साथ है। तो भारत के साथ तनाव रहेगा तब तो पाकिस्तान की सेना का औचित्य है। तनाव ही खत्म हो जाएगा तो लोग पूछेंगे कि भैया अब तुम क्या कर रहे हो, हम तो हिंदी पाकिस्तानी भाई भाई हैं, अब तुम्हारा यहां पे हमारे यहां कोई जरूरत, पाकिस्तान की सेना का साइज छोटा किया जाए, पाकिस्तानी सेना का खर्चा कम किया जाए। और खर्चा कम करेंगे, पता चला कि उसके साइज को छोटा करेंगे तो पाकिस्तान के जो एलिट हैं, जो कि सेना में शामिल होकर के और पाकिस्तान के संपत्ति को लूटते हैं, उनका लूटने वाला काम बंद हो जाएगा। और इसलिए कभी भी पाकिस्तान के जो मिलिट्री है वो भारत के साथ पाकिस्तान के संबंधों को अच्छा नहीं होने देता है। जब भी राजनीतिक नेतृत्व आगे बढ़ता है, इस सेना वाले जाके कुछ खुराफात कर देते हैं और दोनों देशों के बीच में संबंध खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए पाकिस्तान और भारत के बीच में कभी संबंध अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा? क्योंकि पाकिस्तान की सेना कभी नहीं चाहती है कि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छा हो। बांग्लादेश के साथ ये समस्या नहीं है, मालदीव के साथ इस तरह की समस्या नहीं है। दोनों मुस्लिम देश होने के बावजूद भी दोनों के साथ भारत के बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं है क्योंकि वहां की सेना ऐसा नहीं होने देती है। ठीक है, तो इसमें जाएंगे तो खैर ये सब इसमें बात है। अब इसमें देखो दूसरी बात, इसमें इस टॉपिक पे आ जाइए तो वही इसमें आता है कि देखो पाकिस्तान के साथ जाएंगे तो इसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, तो वो पाकिस्तान वाला सिचुएशन हमने आपको समझाया कि पाकिस्तान अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के रखा हुआ है चीन को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे करके। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का माने एक समान हर दो देशों के बीच में एफटीए है, भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान। और भारत ने श्रीलंका को एमएफएन का दर्जा नहीं दे रखा है, पाकिस्तान को दे रखा है। तो पाकिस्तान से कोई संबंध अगर आता है, पाकिस्तान से कोई सामान आता है तो भारत उसको एक ही चाय अगर पाकिस्तान से और श्रीलंका से दोनों आता है तो चूंकि भारत ने पाकिस्तान को एमएफएन का दर्जा दे रखा है तो वह उस सामान को भारत प्राथमिकता देगा। ठीक है, इतनी बात मैं बोलना चाह रहा था। नहीं, सेना उसके कंट्रोल में नहीं है, सेना बहुत मजबूत है। जिसकी लाठी, पाकिस्तान जैसे छोटे देश में क्या होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। भारत बहुत बड़ा देश है, सेना यहां पे कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान छोटा देश है, वहां पे जिसकी लाठी उसकी भैंस। और आप जानते हैं कि लाठी किसके हाथ में है पाकिस्तान में? सेना के हाथ में। तो सेना के हाथ में है तो स्वाभाविक रूप से चलो ठीक है। तो ये आपका एक 4-5 टर्मिनोलॉजी था जो मैंने आपको समझाया। अब आप देखिए, इसमें लिख लो एक लाइन, पिछले दिनों में भारत द्वारा, लिखिए पिछले दिनों में भारत द्वारा यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ के साथ यूरोपीय संघ के साथ भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक भागीदारी, भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक भागीदारी रोडमैप 2025 रणनीतिक भागीदारी 2025 को अपनाया गया है
अपनाया गया है तथा दोनों देशों के बीच, दोनों भागीदारों के बीच इस आधार पर, इस आधार पर आर्थिक सहयोग सुनिश्चित होगा। 2025 अपनाया गया है तथा इसके आधार पर दोनों दोनों के बीच, दोनों भागीदारों के बीच आर्थिक सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा। देखो, इसी प्रकार भारत द्वारा मॉरिशस के साथ सेपा, मॉरिशस के साथ सेपा, सेपा समझौता करना, कुवैत के साथ सेपा, कुवैत के साथ सेपा, सीईसीपी, सीईपीए, कुवैत के साथ सेपा, ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन के साथ एफटीए, ब्रिटेन के साथ एफटीए, ब्रिक्स, ब्रिटेन के साथ एफटीए को बढ़ावा, ब्रिटेन के साथ एफटीए को बढ़ावा। लिखे, आगे लिख दीजिए, ब्रिक्स, BRICS, SCO, ब्रिक्स, SCO, बिम्स्टेक, आसियान, आसियान के साथ भी व्यापारिक एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाया बढ़ाया जा रहा है, व्यापारिक एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाया जा रहा है। क्या लिखे, व्यापारिक एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाया जा रहा है। क्या लिखे, सहयोग बढ़ाया जा रहा है। देखो, इसी प्रकार इसी प्रकार जापान, मलेशिया, जापान, मलेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर तथा अन्य ऐसे देशों के साथ भी व्यापारिक समझौते किए गए हैं।
समझौते किए गए हैं। समझौते किए गए हैं, बस। तो ये था। इसी में जैसे देखो, आरसीईपी के साथ जाएंगे तो आरसीईपी में क्या है, मैंने अगर सिंपल सा आप उसको एक बार समझने की कोशिश करिए। इसमें आरसीईपी के साथ एक बार समझने के मैं बता रहा हूं उसको। देखो क्या है, ठीक है। इसमें देखिए, जैसे आरसीईपी है, ठीक है, रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसीईपी। और ये 15 देशों के द्वारा मिलकर के रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आरसीईपी, नवंबर 2020 में यह समझौता किया गया। और इसमें 15 देश शामिल हैं। 15 देशों में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, जापान है, कोरिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। अब इसमें भारत शामिल नहीं हुआ। तो भारत के शामिल नहीं होने का कारण क्या है? भाई ऑस्ट्रेलिया इसमें था, न्यूजीलैंड इसमें है, इसमें सिंगापुर है, इसमें मलेशिया, थाईलैंड वगैरह है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ये सारे के सारे देश इसमें शामिल हैं। तो भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। भारत शामिल नहीं होने के कारण क्या था कि भारत ने सीधे सीधे इस संगठन को कहा कि भाई हम आपके साथ, हम इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं, बशर्ते क्या करना होगा कि एक होता है रूल ऑफ ओरिजिन का नियम होता है, ठीक है। देखो ये वाला रूल्स ऑफ ओरिजिन, और ये भारत और आसियान के साथ भी जो एफटीए हुआ है उसका एक बहुत बड़ा विवादास्पद मुद्दा है, ठीक है। कैसे मुद्दा है ये? रूल ऑफ ओरिजिन का। रूल ऑफ ओरिजिन का मतलब यह होता है कि कोई भी देश, जैसे मान लो भारत आरसीईपी का भाग बन गया, भारत एफटीए का, भारत आसियान के साथ, आसियान के जो 10 देश हैं उनके साथ एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, अर्थात उन 10 देशों के साथ जिसमें इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया ये सारे देश शामिल हैं, उनसे भारत में कोई सामान आएगा तो भारत उस पर कर नहीं लगाएगा, और भारत से उनके यहां कोई सामान जाएगा तो वो कर नहीं लगाएंगे। बात इतने तक समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन वहीं पे दूसरी स्थिति क्या है कि आपका उसी तरह से आरसीईपी में हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा, कई सारे, जापान हो जाएगा उसमें आरसीईपी में। तो अब यहां सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि भारत का कहना यह है कि भैया हम इस तरह के समझौते पे शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां पे एक कंडीशन होना चाहिए। कौन सा कंडीशन? रूल्स ऑफ ओरिजिन। यानी ये जो छूट का मामला है, ये छूट सिर्फ उन्हीं उत्पादों पर होना चाहिए जो उस देश का इंडिजिनस प्रोडक्ट हो। इंडोनेशिया का उत्पादित सामान भारत में आएगा तो हम छूट देंगे। आप चाइना से सारा सामान लेकर के, चाइना से तौलिया, चाइना से चादर, चाइना से कंबल, चाइना से इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाइना का मशीन सब लेकर के और अपने यहां अपना मुहर लगा करके अगर हमें भेज देंगे तो हम उसको एफटीए में शामिल नहीं करेंगे। और भारत और जो आरसीईपी था इस बात की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं था कि आगे इन फ्यूचर, ठीक है, हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि केवल हमारे जो 15 देश हैं, इन देशों में बने हुए सामान ही अगर एक देश से दूसरे देश में जाएगा तो उस पर स्वतंत्र व्यापार का समझौता लागू होगा। अगर आप चाइना से लेकर के भारत में उसको लागू करेंगे, लेकर के भारत में उसको भेजेंगे, तो हम शुल्क कटौती समझौता उस पर लागू नहीं करेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर भारत ऐसा करता तो क्या नुकसान हो रहा है भारत को? आसियान देशों के साथ एफटीए करने से या आरसीईपी में शामिल होने से सबसे बड़ा भारत को नुकसान क्या होता कि चाइना जो भारत को कह रहा है कि हमसे सीधे एफटीए कर लो, और भारत नहीं कर रहा है क्योंकि चाइना का सामान भारत में आके भर जाएगा, तो अब क्या करेगा? चाइना सीधे कान न पकड़ करके घुमा करके कान पकड़ रहा है। भाई उन देशों के साथ जो आसियान के देश हैं उनके साथ चाइना ने एफटीए कर रखा है, आरसीईपी के अधिकांश देशों के साथ चाइना ने एफटीए कर रखा है।
तो भाई एफटीए करने का परिणाम यह होगा कि इन देशों में चीन के सामान आके भर जाएंगे, भरे हुए हैं ऑलरेडी, और उसको वो क्या करेंगे, अपना मुहर लगा करके और सब भारत को भेज देंगे। तो जो चीन से सीधे भारत में नहीं आ रहा है वो घूम करके भारत में आ जाएगा। तो भारत का कहना है कि नहीं, और इसीलिए कोई भी मेड इन चाइना आप उत्पाद देखिए तो उसमें पहले वो साफ साफ अक्षरों में ये मोबाइल के पीछे लिखा रहता था मेड इन चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, साफ साफ लिखा रहता था। अब बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिसमें देखेंगे तो ये पीछे में कुछ भी साफ साफ नहीं लिखा रहता है। इसके यहां पे जो लिखा रहता है डिटेल, अब उसमें नहीं लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि इस नहीं लिखे होने का फायदा यह होगा, एक बार लिखा जाएगा तो चाहे इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, कंबोडिया हो, कोई भी देश है, वो उस उत्पाद को भारत में नहीं भेज पाएंगे, एफटीए का लाभ उसको नहीं मिलेगा। तो चाइना के जितने प्रोड्यूसर्स थे, चाइनीज सरकार ने क्या किया, उनको बता दिया कि अब अपने पीछे आप मेड इन चाइना मत लिखा करिए। मेड इन चाइना नहीं लिखेंगे तो जो देश होगा, जिस देश से आना होगा, उस देश का उत्पाद बन करके वो चलाएगा। ठीक है, तो भारत ने इसका विरोध किया है आसियान देशों में भी, और आरसीईपी में भी भारत के शामिल नहीं होने का मुख्य कारण यही था। ठीक है, ये इसमें बात है। वो भी आरसीईपी एक क्या है, बहुपक्षीय व्यापारिक समझौता है। आपने देखा शुरू में ही एक लिखा हुआ है जिसमें बहुपक्षीय व्यापारिक समझौते ऐसे समझौते होते हैं जिसमें कि एक से अधिक भागीदार शामिल होता है। दो देश शामिल होते हैं तो उसको द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता बोलते हैं। अगर दो से ज्यादा देश शामिल होते हैं तो उसको बहुपक्षीय व्यापारिक समझौता कहा जाता है। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो आप देखिए इसमें सीधे लिखा हुआ है साफ साफ की आउटकम इंप्लीकेशन इसमें आता है कि एक बहुपक्षीय व्यापारिक समझौता है ये। कहीं देख रहे थे लिखा हुआ था इसमें आरसीईपी में, खैर ये बात इसमें से आता है। अब आइए आप नेक्स्ट, अब एक हेडिंग डाल दीजिए, व्यापार की दशा एवं दिशा। हेडिंग डाल दीजिए, व्यापार की दशा एवं दिशा। दशा एवं दिशा कई बार इकोनॉमिक सर्वे में थोड़ा सीधा सीधा आ जाता है तो हम लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है वो दशा और दिशा के बारे में लिखना, लेकिन कई बार नहीं आता है तो थोड़ी दिक्कत बढ़ जाती है। और वो डेटा हम कहां से ले आए, यानी डेटा मिलने में मुश्किल होने लगता है कि भारत से कुल निर्यात कितना हुआ, भारत से कुल आयात कितना हुआ, ये लिखने में थोड़ी, इसका डेटा खोजने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिर भी अप्रैल से मार्च, हाँ नोट कर लीजिए, दशा एवं दिशा। यहां पे हेडिंग डाल दीजिए, विदेश व्यापार दशा एवं दिशा। ठीक है, ब्रिक्स तो हो गया, ब्राजील, रसिया, इंडिया, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स होता है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो एक तरह से कहा जाए कि उत्तरी जो एशियाई देश हैं उनका संगठन है, एससीओ। विदेश व्यापार देश एवं दिशा, ठीक है, तो इसके दो भाग, इसको बांट लीजिए। यहां पे दशा का मतलब है व्यापार, विदेश व्यापार की स्थिति, नोट कर लीजिए ना हो तो। अच्छा, चाहे ऐसे लिख भी सकते हैं, दशा में व्यापार की दशा, और दूसरा होता है व्यापार की दिशा, अर्थात भागीदार, व्यापारिक भागीदार। और यहां है व्यापार की दशा अर्थात व्यापार की स्थिति, व्यापार की स्थिति। और व्यापार की दशा में दो हो जाएगा, निर्यात और दूसरा हो जाएगा आयात। और निर्यात में भी दो हो जाएगा,
वस्तु सेवा और आयात में भी 2 हो जाएगा, वस्तु सेवा। आप ये मत लिखिए, माने आप तो लिख सकते हैं, वैसे लिख लीजिए। माने भारत से वे वस्तुएं जिनका निर्यात, भारत से वे सेवाएं जिनका निर्यात, भारत से वस्तुएं जिनका आयात, भारत से सेवाएं जिनका आयात। और ये सारा डेटा है 2019-20 के लिए का डेटा मैं लिखवा रहा हूं। 20-21 का डेटा पूरे साल भर के लिए नहीं है, नहीं आया है अभी तक। ठीक है, तो ये एक बार लिख लीजिए। व्यापार की दशा, मतलब दशा का मतलब होता है स्थिति, और व्यापार की दिशा का मतलब होता है व्यापारिक भागीदार। और दशा वाले में जाएंगे तो निर्यात, कुल निर्यात कितना है, आयात कितना है, वस्तु आयात कितना है, सेवा आयात, ये सब। ठीक है, तो ये नोट कर लिए। तो फिर से एक बार इस पे आ जाइए, ये चीज लिख लीजिए, ये चीज लिख लीजिए। यहां लिख दीजिए वस्तु वस्तु, यहां लिख दीजिए सेवा, यहां पे कुल, वस्तु सेवा और कुल, वस्तु सेवा कुल, और ये वाला है निर्यात, और ये वाला है आयात, और ये वाला है बीओटी, व्यापार घाटा, निर्यात आयात व्यापार घाटा, वस्तु सेवा कुल। तो कुल लिखिए, यहां पे लिख दीजिए 314.31 बिलियन US$, 314.31 बिलियन US$, लिख दीजिए ऐसा निर्यात वाले में। और सेवा वाले में लिख दीजिए, सेवा वाले में लिख दीजिए 214.14 बिलियन US$। बड़ा बड़ा करके खुद ही लिख दे रहा हूं मैं। वस्तु सेवा कुल, निर्यात आयात और बीओटी, ऐसे ही लिख दीजिए। और उसके बाद निर्यात मतलब बस ये वाला क्या है, वस्तु निर्यात है, ये सेवा निर्यात है 314.31 और 214.14, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कुल 528.45 बिलियन US$। दोनों को जोड़ दीजिए, बिलियन US$। ठीक है, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं उसको, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार शेष। अब लिख दीजिए ये आयात वाला, आयात का लिख दीजिए, आयात का डेटा। आयात में 467.19 बिलियन US$, और सेवा आयात में 131.41 बिलियन US$, और आयात में 598.61 बिलियन US$। कुल आयात। लिख दिए। मैंने 2019-20 में कुल आयात है, वस्तु आयात है 467.19, सेवा आयात है 131.41, और फिर कुल आयात सेवा और वस्तु दोनों जोड़ करके 598.61 बिलियन US$ है। ठीक है, निर्यात में आपने देखा था, लिखा है कॉपी में, देखिए 528.45 बिलियन US$ आपने लिखा था। अब देखिए
निर्यात और आयात में से, ठीक है, निर्यात हमने किया 528 का और आयात किया 598 का, तो व्यापार घाटा कितना है भाई? निश्चित रूप से 528 में से 598 को घटा देंगे, जितना होगा उतना व्यापार घाटा होगा। लेकिन उससे पहले आप इस तरीके से देखिए इसको, अब इस तरीके से देखिए, जूम कर दिया हमने, जूम किया है। अब देखिए वस्तु, ये वाला लाइन किसका था? ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है वो लाइन वस्तु आयात का है। ये तो वस्तु वाला था ना ये, और ये सेवा वाला है। नोट कर लीजिए इसको। तो वस्तु वाले में 314.31 का निर्यात था और 467.19 का आयात था। तो वस्तु व्यापार घाटा कितना हुआ? ये नीचे वाला क्या हुआ? वस्तु व्यापार घाटा। और वस्तु व्यापार घाटा देखिए कितना हो रहा है, माइनस में कितना हो रहा है? 152.88 बिलियन यूएस डॉलर। देखिए दिख रहा होगा 152.88 बिलियन यूएस डॉलर। और सेवा सरप्लस है। देखिए नेट ऑफ सर्विस, सेवा में क्या था? आयात, निर्यात था 214 बिलियन यूएस डॉलर का और आयात उससे कम था, बाहर से आया कम था 131 बिलियन यूएस डॉलर का। तो 214 में से 131 घटाएंगे तो सेवा व्यापार के मामले में भारत क्या है? प्लस है, लेकिन वस्तु व्यापार के मामले में भारत माइनस है। ठीक है, तो इसमें ये लिख दीजिए सेवा शेष, सेवा व्यापार शेष, और ये क्या है? 82.72 बिलियन यूएस डॉलर। और ये क्या है? ये प्लस है। और ये क्या है? ये 152 कितना था? 152.88, ये माइनस था। तो माइनस और प्लस करेंगे तो कुल व्यापार घाटा कितना हो गया? कुल व्यापार घाटा, ये वस्तु व्यापार घाटा और सेवा व्यापार शेष दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 70.16 बिलियन यूएस डॉलर। नोट कर लीजिए इसको, अब आपको सुलझ गया होगा। 70.16 बिलियन यूएस डॉलर। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए हम यहां पे करें, अगर हम यहां पे भी लेके जाएं इस वाले में भी, तो भारत से कुल वस्तु निर्यात कितना है? 314 कितना था? 314.31। अगर देखेंगे तो 314.31 बिलियन यूएस डॉलर। और सेवा कितना था? 214.14 बिलियन यूएस डॉलर। 214.14 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहां पे कुल निर्यात भारत से कितना हो जाएगा? ये 314 और 214 को जोड़ देंगे तो भारत का कुल निर्यात कितना हो जाएगा? 528.45, 528.54, 544, 14 और अच्छा 45 बिलियन यूएस डॉलर। उसी तरह से आयात वाले में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आयात वाले में देखिए क्या लिखा था हमने? इंपोर्ट 467.19, 467.19 बिलियन यूएस डॉलर। और सेवा वाले में क्या था? सेवा वाले में 131.41, 131.41 तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 598 कुछ था इस तरह से, 598.61, 598.61
ये 0.61 बिलियन यूएस डॉलर है। अब आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं। ये वाला वस्तु निर्यात और वस्तु आयात को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा? वस्तु व्यापार घाटा। और फिर यहां पर ये वाले सेवा निर्यात और सेवा आयात को घटाएंगे तो सेवा शेष निकल जाएगा। ठीक है, तो एक में ये वस्तु वाले में घाटा होगा और सेवा वाले में प्लस होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ओवरऑल आपको व्यापार घाटा निकल जाएगा। हमें लग रहा है कि समझ में, हाँ, यूएस डॉलर में ही नहीं, यूएस डॉलर में रखा जाता है। हमने आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साइट से ही मैटर दिखाया, अब आप लिख चुके होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, एक लाइन लिखिए भारत के। अब इसमें एक और चीज देखिए, निर्यात की प्रमुख वस्तुएं, भारत से निर्यात की प्रमुख वस्तुएं, नोट कर लीजिए। निर्यात की प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी प्रमुख वस्तुएं हैं भारत से? ठीक है, अब भारत से निर्यात की प्रमुख वस्तुएं लिख दीजिए। भारत से क्या निर्यात होता है? 2019-20 में भारत से क्या सबसे अधिक निर्यात हुआ, ये नोट कर लीजिए। जा, निर्यात की वस्तुएं नहीं दिया हुआ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, निर्यात की अच्छा, अभी यहां पे दिख नहीं रहा है। निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में एक एक दोनों में तो लिख ही सकते हैं, जो हमको याद है बिल्कुल, एक एक इसमें। निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में फॉरेन ट्रेड, 5 इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम, ये एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया हुआ है, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। आप अपने से भी देख सकते हैं, सारे मैगजीन में आते रहता है। भारत से निर्यात की प्रमुख 5 जो वस्तुएं हैं उसमें फर्स्ट लिख दीजिए, पेट्रोलियम उत्पाद। जो जैसे कहा जाता है ना कि आयात भी पेट्रोलियम उत्पाद है, निर्यात भी पेट्रोलियम उत्पाद का ही होता है। निर्यात में पेट्रोलियम उत्पाद क्यों होता है? जो कच्चा तेल हम बाहर से मंगाते हैं उसको प्रोसेस करके हम लोग क्या करते हैं, यहां से भेज देते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिख दीजिए पहला, निर्यात, प्रमुख निर्यात में इंडिया 2019-20। हाँ, लिख दीजिए, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इसको लिख दीजिए सबसे अच्छा। एक ही टेबल में सब कुछ मिल गया हमारा, इसको नोट कर लीजिए, एक ही टेबल से सब हो गया। हाँ, ये वाला नोट कर लीजिए।
भारत के 5 प्रमुख नोट कर लीजिए, भारत के 5 प्रमुख आयात, 5 प्रमुख निर्यात। बोल भी तो रहा हूं। मैं बोल भी रहा हूं। लिख लो, पेट्रोलियम उत्पाद, बहुमूल्य पत्थर, औषधीय उत्पाद, सोना एवं बहुमूल्य धातु। क्लास रुक गई क्या? क्लास रुक गया है? नोट कर लीजिए। और लोहा एवं इस्पात, लोहा एवं इस्पात। और दूसरा लिख दीजिए 5 प्रमुख आयात। लिख दीजिए 5 प्रमुख निर्यात लिखे थे, अब लिखिए 5 प्रमुख आयात। अब 5 प्रमुख आयात में लिख दीजिए कच्चा तेल, लिखिए कच्चा तेल। दूसरा लिखिए सोना, प्रमुख आयात में पेट्रोलियम उत्पाद, भारत भी बाहर से रिफाइन किया हुआ सामान बाहर से मंगवाता है, कोयला, और यह भी होता है, बोलते हैं कोक, कोयले का ही रूप है कोक, एवं कोयले का ही एक रूप होता है कोक एवं ब्रिकिटोज। नोट कर लीजिए। ब्रिकेट बोलते हैं, कोयले का ही एक रूप होता है ब्रिकेट, कोयले का ही एक रूप होता है। तो 5 प्रमुख आयात हुए, 5 प्रमुख निर्यात आपने लिखा। पांच प्रमुख निर्यात था, 5 प्रमुख आयात लिखिए। अब नेक्स्ट लिख दीजिए भारत के 5 प्रमुख व्यापारिक भागीदार, 5 प्रमुख व्यापारिक भागीदार। पांच प्रमुख व्यापारिक भागीदार हम छोड़ देंगे, बोर्ड पे ही लिखा हुआ छोड़ देंगे, आप देख लीजिएगा। अभी लिख दीजिए, नेक्स्ट लिख दीजिए 5 प्रमुख व्यापारिक भागीदार। उसमें एक है यूएसए, दूसरा है चाइना, चीन, तीसरा है यूएई, चौथा है सऊदी अरबिया, सऊदी अरब, और पांचवा है हांगकांग। हांगकांग। तो ये 5 देश हैं भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सेवाओं का भी नाम लिखवा देंगे। सेवाओं का आप अपने से देख लीजिएगा एक बार, हर जगह मिल जाएगा। भारत से प्रमुख जो सेवाएं हैं, जैसे सॉफ्टवेयर भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होता है, और जो व्यावसायिक सेवाएं हैं वो सबसे ज्यादा उसका आयात होता है। कोयले के साथ कोयले के तरह का ही है ब्रिकेट, इसको भी देख लीजिएगा अपने से। ब्रिकेट होता है कोयले के तरह का ही होता है। तो कोयला को जैसे कोक होता है ना, कोयला को पीस करके बनाया जाता है, और स्टील प्लांट और मेडिकल प्लांट में यूज होता है। ठीक है, ये है। तो ये लिख लो इसका, यूएस 5 प्रमुख भागीदार। तो इस तरीके से पैरा चेंज करके एक लाइन लिख दीजिए। देखो इस प्रकार भारत, इस प्रकार भारत सेवाओं के मामले में, भारत सेवाओं के मामले में
सकारात्मक, सेवाओं के मामले में सकारात्मक, वस्तु व्यापार के मामले में नकारात्मक। सब सीरियल में ही लिखवाया था। सॉफ्टवेयर भारत से निर्यात भी होता है, सबसे ज्यादा निर्यात होता है, 45% निर्यात होता है। कुल सेवा निर्यात का 45% सॉफ्टवेयर होता है। आगे लिखिए, पहले आप कंक्लूजन लिखवा रहे थे, इसको नोट कर लो। भारत से सबसे अधिक क्या लिखे? अच्छा, सेवा व्यापार के मामले में अधिशेष की स्थिति है, जबकि वस्तु व्यापार के मामले में नकारात्मक स्थिति है। वस्तु व्यापार के मामले में घाटे की स्थिति है, घाटे की स्थिति है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार तथा व्यापार भागीदार है, जबकि चीन भारत का सबसे बड़ा आयात भागीदार है। चीन भारत का सबसे बड़ा आयात भागीदार है। ठीक है, तो ये इस प्रकार टॉपिक एक था विदेश व्यापार का, 2 दिन लग गया इसमें, हम लोगों ने इसको पूरा किया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भुगतान संतुलन, और हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, हम लोग मंडे को मिलेंगे भुगतान संतुलन के टॉपिक के साथ। कल शनिवार रविवार को क्लास नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? भुगतान संतुलन। हमें लग रहा है कि निर्यात वाला लिख चुके होंगे, जिनका छूट गया होगा ये, या फोटो खींच लिए होंगे। चलो ठीक है, फिर थैंक यू, हम लोग मिलेंगे मंडे को।